हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 299 और 300 के बारे में। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 301 से लेकर 308 के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 309 से लेकर 318 के बारे में। अगर आपने हमारी अभी तक की पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ ईजिली अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बात करेगा सेक्शन 309 से लेकर 318 तक। पहली बात करता है इसके अंदर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। किसकी बात करेगा? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की। अब इसमें पहली बात करेगा आपका अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की। अब वो क्या होता है वो देख लेते हैं। सेक्शन 309 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? हु एवर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कोई भी हो, एंड डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, उससे मिलता जुलता कोई अपराध किया हो, उससे संबंधित कोई अपराध किया हो, तो शैल बी पनिश्ड। कितनी? पहली बात सिंपल मिलेगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और कितना मिलेगा? 1 साल तक की सजा मिलेगी, या फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है? अगर आपने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड किया है तो क्या मिलेगा? 1 साल तक की सजा, और वो भी कौन सी? सिंपल मिलेगी, प्लस या तो फाइन हो या फिर क्या हो, दोनों हो। अब देख लेते हैं आगे। ये तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन की बात। अब इसके अंदर अपने पास 3 केस आए थे। वो केस क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला केस है मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या कहा गया था? इसमें हेल्ड किया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था। क्या किया था? सेक्शन 309 इज द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें यह बोला गया था कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, उसका सीधा सीधा वायोलेशन करता है क्या? आर्टिकल सेक्शन 309 आईपीसी। और क्या कहा गया था? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव एंड राइट
नॉट टू लिव। ये इसमें डिस्कस हुआ। तो आपको ये याद रखना है। एक केस और आया था हमारे पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाएगा। केस का नाम है केस का नाम है आपका पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया क्या किया? 309 इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसमें हेल्ड हुआ था। अब एक और केस आया था अपने पास। केस का नाम है श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब एक डिसीजन को ओवर रूल्ड किया था। और इसमें ओवर रूल्ड किसको किया था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? पहली बात तो ओवर रूल्ड डिसीजन, कौन सा डिसीजन? मारुति वाला डिसीजन इसमें ओवर रूल्ड हुआ था, जिसमें कि बोला गया था आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन। उस फैसले को इसने सुप्रीम कोर्ट ने वॉयलेट कर दिया था, ओवर रूल कर दिया था। कौन से वाले को? जो मैंने अभी ऊपर बताया मारुति वाले को, उसको ओवर रूल कर दिया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। ये बात ध्यान रहेगी। अब देखो, मारुति वाले केस में तो क्या था? मारुति वाले केस में था राइट टू लाइफ एंड राइट टू नॉट टू लाइफ। लेकिन इस वाली बात को ओवर रूल्ड किया था श्रीमती ज्ञान कौर वाले में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने को कहना पड़ा राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। ये इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ये बात ध्यान रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है अपने पास सेक्शन 310। 310 बात करता है हमारा ठग की। अब ठग कौन होता है? ये हो गया ठग। व्हेन हूएवर एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पास होने के बाद, shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery, for the purpose of committing child stealing by means of or accompanied with murder is a ठग। मतलब इस एक्ट के आने के बाद कोई भी ऐसा आदमी जो हैबिचुअली किस काम को कर रहा हो, रॉबरी को काम को करने में हो, उसको को कमिट करने के काम में हो, बच्चों की किडनैपिंग में हो, बच्चों की चोरी में हो, तो वो सभी काम को वाला क्या कहलाया जाएगा? ठग कहलाया जाएगा। और ये कहाँ पे है? 310 में है। इसका बेसिकली आपसे मोटा मोटा सेक्शन पूछ लेता है कि कहाँ डिफाइन है। तो डिफाइन है हमें 310 में। और अगर इसकी पूछे कि पनिशमेंट कहाँ दे रखी है, तो इसकी पनिशमेंट है बेटा 311 के अंदर। क्या लिखी है? Whoever is a thug shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable for fine। उम्र कैद तो होगी होगी और सजा भी देनी पड़ेगी। शैल लिखा है, मैंडेटरी प्रोविजन है।
ये बात समझ में आती है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे सेक्शन नंबर 312 पे। सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज। मिसकैरेजेस क्या होते हैं देख लेते हैं। Whoever voluntarily cause a woman with a child to miscarry, ऐसी महिला जिसने अपने गर्भ में बच्चा धारण कर रखा हो उसकी मिसकैरेज की बात, तो शैल इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज इन अ गुड फेथ, अगर वो मिसकैरेज उस महिला की जान बचाने के पर्पज से नहीं है। सपोज कर लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें डॉक्टर बोलता है कि या तो बच्चा बचेगा या माँ, तो उस केस में माँ को बचाने के लिए अगर आपने मिसकैरेज करवा दिया तो, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। क्या बोला है? अगर वो कोई बात नॉट इन अ गुड फेथ है, फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन, तो उस केस में क्या होगा? बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन सिंपल या रिगोरियस फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ। ऐसी सिचुएशन है जहां पर नहीं कर पा रहे, ऐसी बाउंडेशन नहीं है, तो कितना होगा? 3 साल, फाइन और बोथ। और दूसरी, इफ द वुमन बी क्विक विद द चाइल्ड shall be punished with imprisonment of either description extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये बात समझ में आती है। अब एक्सप्लेनेशन, अ वुमन हु कॉज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि भैया जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जी या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, उस केस में आप करवा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो केस नहीं है फिर भी करवा रहे हो तो क्या होगा? 3 साल और फाइन या दोनों। और मान लो सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी नहीं हो रहा और बच्चा बस आने की पोजीशन में है, तो 7 साल और फाइन भी लगेगा। ये बात समझ में आ गई। अब 313 में ये है कि जो मिसकैरेज हुआ है वो महिला की सहमति के बिना हुआ है, महिला को बिना बताए हुआ है, कुछ ऐसा सब्सटेंस खिला दिया उससे मिसकैरेज हो गया, तो उस केस में क्या होगा? कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन consent, whoever commit the offense defined in the last proceeding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished imprisonment for life either description extended up to 10 years and shall also be liable to fine। अब ऊपर वाले केस में क्या था कि चलो महिला की कंसेंट थी, करवा लिया। अब इस वाले में महिला की कंसेंट नहीं थी, तो उस केस में क्या होगा? इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि महिला के अंदर बच्चा था या नहीं था, या बच्चा कितना मैच्योर हो गया था अंदर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके कंसेंट नहीं है फिर भी मिसकैरेज हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी या फिर 10 साल की सजा प्लस फाइन मिलेगा। ये बात ध्यान रहेगी। अब आ जाते 314 पे। 314 क्या कहता है? 314 कहता है डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। मिसकैरेज होते हुए डेथ हो गई महिला की, तो क्या होगा? Whoever with intent to cause miscarriage of a woman with a child does any act which cause the death of such woman, मिसकैरेज के दौरान उस महिला की डेथ हो गई तो क्या होगा? shall be punished with imprisonment of either description may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 साल प्लस फाइन। अब अगर वो मिसकैरेज महिला की इच्छा के विरुद्ध हुआ और वो मर गई तो क्या होगा? इफ एक्ट डन विदाउट द वुमन कंसेंट तो क्या होगा? शैल बी पनिश्ड आइदर डिस्क्रिप्शन, या तो लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या जो ऊपर मेंशन कर रखी है 10 साल प्लस फाइन।
उसके लिए होगी। पहला केस जब वो मिसकैरेज महिला के कंसेंट से हुआ है तो 10 साल तक की, और दूसरा केस जो महिला के कंसेंट के खिलाफ हुआ है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी मिल सकती है। ये बात ध्यान रखो। एक्सप्लेनेशन: It is not essential to this offense that the offender should know that act is likely to cause death. इस बात से कोई जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर को पता हो कि इस एक्ट की वजह से उसकी महिला की जान भी जा सकती है। ये स्वाभाविक बात मानी जाएगी कि उसको पता होगा ही। उसकी नॉलेज है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 315। क्या कहता है? एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट द चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर द बर्थ। किसी बच्चे को बचाने के लिए किया गया एक्ट। उसमें क्या होगा? हु एवर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट। बच्चे के जन्म से पहले किया गया एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय टू प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। मतलब बच्चा जिंदा नहीं आना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया करी। और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते मार देना, या जब बच्चा बाहर निकल रहा है तो उससे पहले पहले मार देना, जिंदा नहीं निकालना उसको। तो डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज इट डाई आफ्टर बर्थ शैल इफ सच एक्ट नॉट कॉज इन अ गुड फेथ। अगर वो गुड फेथ में नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग मदर्स लाइफ, जहां पर वो सिचुएशन आ जाती है कि या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, अगर वो ऐसी सिचुएशन नहीं है तो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, 10 साल तक की लगेगी, फाइन और बोथ। मतलब बच्चा जिंदा बाहर आ रहा है लेकिन उसको अंदर ही मार दिया, या बाहर आते मार दिया। और जब कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि भैया बच्चे की माँ को कोई खतरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर हमने उसको बाहर आते आते मार दिया या फिर जिंदा नहीं बाहर लाए तो कितना होगा? 10 साल तक लगेगी। ये बात ध्यान रहेगी। 316 कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड। बच्चा नया नया आया ही है, बस कल्पेबल होमोसाइड करके उसकी डेथ कर दी, क्या होगा? whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused the death he would be guilty of culpable homicide। कोई दिक्कत नहीं है। does by such act the death of a quick unborn child, पनिश कितनी मिलेगी? either description, 10 साल तक की सजा, and shall also be liable to fine। 315 में मे था, इसमें शैल है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसकी हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बारी। ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, पता था कि उसके एक्ट से डेथ हो सकती है। डज एन एक्ट विच इफ इट कॉज द डेथ ऑफ अ वुमन वुड अमाउंट टू कॉल्पेबल होमोसाइड, पता था। द वुमन इज इंजर्ड एंड बट डज नॉट डाई, वुमन इंजर्ड तो हो गई लेकिन किसी तरीके से सर्वाइव कर गई और वो मरी नहीं। बट द डेथ ऑफ एन अनबॉर्न क्विक चाइल्ड विद विच शी इज प्रेग्नेंट देयर बाय कॉज, वुमन तो नहीं मरी, बच्चा मर गया। तो ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ये बात ध्यान रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन 317 एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। ऐसे पेरेंट्स या ऐसे केयरटेकर जिन्होंने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया हो, 12 साल की उम्र से कम के बच्चे को, तो क्या होगा? whoever being a father mother of a child under 12 years of age, किसके ऊपर लागू हो रहा है? उसके फादर के ऊपर भी हो रहा है और उसकी मदर के ऊपर भी हो रहा है, जिनके पास उस बच्चे की केयर करने का जिम्मा था। हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस विद इंटेंशन ऑफ होली अबेंडिंग सच चाइल्ड, परित्याग कर दिया उसका, तो क्या होगा?
shall be punished with imprisonment of either description, term extend to 7 years, और with fine और with both। ये बात समझ में आती है। आगे एक्सप्लेनेशन क्या क्या रखा है। दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ ऑफेंडर ऑफ अ मर्डर, कल्पेबल, होमोसाइड एज द केस में। हाँ, ऐसे बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता जो मर्डर करके भाग रखे हो, कल्पेबल हो या कोई और अपराध करके भाग रखे हो, ऐसे बच्चों का नहीं, इनोसेंट बच्चों का। वरना ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं कि भैया कोई किसी का खून करके भाग गए, नहीं ऐसों का नहीं। ये बात समझ में आती है। अब आज के सेशन का आखिरी सेक्शन हमारा अब सेक्शन क्या कहता है। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, whoever by secretly burying, गुप्त तरीके से लाश जला दी, अदरवाइज डिस्पोजिंग, दफना दी किसी बच्चे की डेड बॉडी को, डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ। अब चाहे वो बच्चा अंदर ही मरा हो, चाहे वो बच्चा जन्म लेते ही मरा हो या जन्म लेने के बाद मरा हो, इंटेंशनली कंसील, मकसद क्या होना चाहिए कि इस बच्चे की बॉडी किसी को दिखे ना, इस बच्चे के बारे में किसी को पता ना लगे, ये मंशा होनी चाहिए। एंडेवर्स टू कंसील बर्थ ऑफ सच चाइल्ड, कि ये बच्चा पैदा भी हुआ था या नहीं हुआ था किसी को पता ना लगे, ये मंशा होनी चाहिए। तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, टर्म में एक्सटेंड टू 2 years, विद फाइन और विद बोथ। आज हमने डिस्कस कर लिया है सेक्शन 318 तक। कल हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर इसको आगे ले जाते हुए। कल हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, हर्ट बाय एसिड, इन चीज़ों को हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।